नमस्कार। आज हम कर रहे हैं एकदिष्ट अनुक्रम मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देखिए एकदिष्ट अनुक्रम में हम पहला देखते हैं एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। इसमें आता है पहले अपने पास में एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम देखते हुए देखिए एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम होता क्या है। सपोज कोई भी अनुक्रम है आपके पास में एक्स एन, चलो मैं लिख के देता हूं डेफिनेशन को एक बार। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान कहलाता है। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान कहलाता है यदि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन लेस देन इक्वल है फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। यानी कि एन के प्रत्येक मान के लिए अगर एक्स एन लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस वन होता है तो हम इस अनुक्रम को एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम कहते हैं। इसके बाद में आता है आपके पास निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम। अब देखिए निरंतर में क्या होगा, यहां इक्वल नहीं आएगा बस। तो डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं तो अनुक्रम एक्स एन निरंतर एकदिष्ट वर्तमान कहलाता है। निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम कहलाता है। निरंतर एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम कहलाता है यदि एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना। तो ये हमने वर्तमान की डेफिनेशन देख ली। अब एक बार ह्रासमान को देख लेते हैं। एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम देखते हुए ये एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम क्या होता है। कोई भी अनुक्रम एक्स एन, अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट ह्रासमान कहलाता है। एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है यदि एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। अगर एक्स एन बड़ा हो एक्स एन प्लस वन से, यानी कि एन का मान बढ़ाने पर एक्स एन का मान क्या बढ़ा हो, घट रहा हो, तो उसको आप एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहते हैं। इक्वल भी आएगा साथ में। और निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान, निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। अनुक्रम एक्स एन अनुक्रम एक्स एन निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है। निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है यदि एक्स एन ग्रेटर देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना। ये अपने पास में कर ली इनकी डेफिनेशन एकदिष्ट वर्तमान और ह्रासमान की। तो वर्तमान का मतलब तो होगा कि अगर एक्स एन लेस देन इक्वल देन एक्स एन प्लस वन होता है तो एकदिष्ट वर्तमान कहते हैं। अगर एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन होता है तो निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान कहते हैं। सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर n का मान बढ़ाने पर एक्स एन का मान भी बढ़ता है तो उस अनुक्रम को आप लोग वर्तमान अनुक्रम कहते हैं, एकदिष्ट वर्तमान कहते हैं।
इसके बाद में ह्रासमान की बात करते हैं। तो उसमें भी देखो एकदिष्ट ह्रासमान और निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान। तो निरंतर शब्द का मतलब तो ये कि इक्वल कभी नहीं आएगा, कोई भी दो पद बराबर नहीं होंगे, है ना। बाकी इनमें कभी बराबर भी हो सकते हैं कोई दो पद। तो अब देखिएगा, अगर एक्स एन ग्रेटर इक्वल एक्स एन प्लस वन है, इसका मतलब एकदिष्ट ह्रासमान है। सीधा सा मतलब क्या होगा, अगर n का मान बढ़ाने पर x n का मान घटता जाता है तो फिर उस अनुक्रम को हम लोग कहते हैं एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम। अब देखिए कि एग्जांपल है, अनुक्रम है n बटा n प्लस वन, ये इसका n पद है। तो अब इसकी जांच कर रहे हैं कि ये जो अनुक्रम है वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसका n पद देखिए एक बार, तो x n ये आपके पास में आ गया n बटा n प्लस वन। वर्तमान या ह्रासमान की जांच करने के लिए इससे अगला पद लिखते हैं एक्स एन प्लस वन। तो एन के स्थान पर एन प्लस वन कर दीजिए, तो यहाँ बटा में बन जाएगा एन प्लस टू। अब घटा दो दोनों को, घटा देंगे तो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन तो आपके पास में आ गया एन बटा एन प्लस वन और माइनस ये आ गया एन प्लस वन बटा एन प्लस टू। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम आपके पास आएगा n प्लस वन एन प्लस टू। तो n और यहां से n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस टू माइनस n प्लस वन और n प्लस टू कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसको हल कर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा n स्क्वायर प्लस टू एन माइनस, इसका प्रचार कर लेंगे तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन और बटा एन प्लस वन एन प्लस टू। तो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन इक्वल टू, देखिए भाई क्या बनेगा, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू एन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। अब देखिएगा जरा भाई, ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, ये आपके पास में हो गया लेस देन जीरो, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन लेस देन जीरो। और दोनों पक्षों में अगर एक्स एन प्लस वन जोड़ दिया जाए, इसका मतलब एक्स एन लेस देन एक्स एन प्लस वन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। अब देखिएगा भाई, इसका मतलब क्या हुआ, n वापस छोटा है, n प्लस वन वापस बड़ा है, यानी कि m का मान बढ़ाने पर जो पद है n का मान बढ़ाने पर xn भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब अनुक्रम कैसा है, यहाँ पर वर्धमान है। इसलिए अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, ठीक है ना। अनुक्रम xn एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब देखिए एक और अनुक्रम है अपने पास में जिसका n पद 1/n है। जांच करते हैं इसकी वर्धमान है या ह्रासमान। तो देखिए यहाँ पर इसका जो n पद है xn, ये आपके पास 1/n है। तो n प्लस वन जो पद है एक्स एन प्लस वन, ये आपके पास आ जाएगा 1/n प्लस वन। घटा लीजिएगा एक बार, तो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस वन। एलसीएम ले लीजिए दोनों पक्षों का, ये एलसीएम ले लेंगे तो n इंटू एन प्लस वन, एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो n प्लस वन माइनस एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा n और n से n कैंसिल, तो ये बचा 1/n इंटू एन प्लस वन। अब देखिएगा भाई पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो आ गया भाई, इसका मतलब एक्स एन ग्रेटर देन है एक्स एन प्लस वन से फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एन का मान बढ़ाने पर एक्शन कम हो रहा है, घट रहा है ना। इसका मतलब अनुक्रम है एकदिष्ट ह्रासमान।
इसलिए अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट भाषमान अनुक्रम है। अनुक्रम एक्स एन एकदिष्ट भाषमान अनुक्रम है। तो अब हम देखते हैं अनुक्रम का सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। देखते हैं सीमा बिंदु होता क्या है। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसका। तो कोई वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम एक्स एन का, वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है। एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है यदि और केवल यदि, या एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। ठीक है भाई। तो कोई भी वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान हो। अब किस प्रकार से जो देखते हैं एक बार। अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने जो लिखा है ना, ये अल्फा का प्रतिवेश है। और इस अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद होने चाहिए? अनंत। तो एन के अनंत मानों के लिए, तो मॉड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, एन के अनंत मानों के लिए अनंत पद होने चाहिए। इसका मतलब एन के कितने मान होने चाहिए? अनंत। एन के अनंत मानों के लिए, ये अपने पास में इस प्रतिवेश का डेफिनेशन हो गया सीमा बिंदु का। तो अगर मोड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होता है एन के अनंत मानों के लिए, हम इस अल्फा को क्या कहते हैं? अनुक्रम का सीमा बिंदु कहते हैं। अगर अपन इसको हल करते हैं और मापांक हटा देंगे यहाँ से, तो मापांक हटाने पर देखिए दो चिन्ह आपके पास में आएंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। और उसको जब हल करेंगे आप लोग तो इस प्रकार से हो जाएगा। एक तो हो जाएगा अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए। अब इसका मतलब यही है ना कि एक्स एन का जो मान है अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा लेकिन अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इसको आप अंतराल रूप में भी लिख सकते हैं। अंतराल रूप में अगर अपन इसको लिखेंगे तो एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसी प्रकार से लिखेंगे एन के अनंत मानों के लिए, एन के अनंत मानों के लिए। ठीक है, तो ये लीजिएगा, ये आपके पास में डेफिनेशन हो गया सीमा बिंदु का। तो अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अगर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है तो हम अल्फा को उस अनुक्रम का सीमा बिंदु कहते हैं। और उसको आप ऐसा लिखते हैं मॉड एक्स एन माइनस अल्फा लेस देन एप्सिलॉन हो एन के अनंत मानों के लिए, और यहाँ से मापांक घटाते हैं। इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब कि एक्स एन का जो मान है अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है लेकिन अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, इसलिए इसको आप अंतराल रूप में ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने कर लिया सीमा बिंदु का। अब एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं सीमा बिंदु के लिए। देखो, ये अनुक्रम अपने पास में -1 की पावर n बटा n, इस अनुक्रम का सीमा बिंदु हम लोग देखते हैं क्या आएगा। देखिएगा भाई, अगर इस अनुक्रम में n को इन्फिनिट कर दिया जाए
तो 1/∞ हो जाता है 0। इसका मतलब इस अनुक्रम का जो सीमा बिंदु है वो क्या है, 0 है। अब 0 क्यों है देखिएगा, डेफिनेशन जो लिखा था उसके हिसाब से देखते हैं। भाई 0 सीमा बिंदु होने का मतलब क्या हुआ कि 0 के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। अब 0 के प्रतिवेश कैसे देखते हैं, देखो भाई 0 के प्रतिवेश का मतलब होता है कि 0 को केंद्र मान लीजिएगा। अब 0 का सपोज एप्सिलॉन प्रतिवेश अगर हम देखें तो इसका मतलब होगा 0 को केंद्र मान करके एप्सिलॉन त्रिज्या का वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है। तो वो 0 का एप्सिलॉन प्रतिवेश हो जाता है आपके पास में। अब जैसे ये 0 को तो केंद्र मान लिया, ठीक है। अब त्रिज्या कुछ भी ले लीजिएगा, सपोज जैसे मैं 2 ले लूं। अब त्रिज्या अगर 2 ले लेते हैं, छोटा लेने की कोशिश करते हैं, 1/2 ले लेता हूं मैं त्रिज्या को। तो देखो 0 को त्रिज्या अगर 1/2 ले ली तो 0 को केंद्र मान करके 1/2 त्रिज्या का आपने ये क्या बना दिया, वृत्त। अब देखते हैं हम लोग क्या इस अनुक्रम के अनंत पद इस वृत्त के अंदर विद्यमान है या नहीं। तो देखिए n का वैल्यू आप लोग जैसे ही 1 करोगे, n का वैल्यू जैसे ही 1 करेंगे तो इसका जो पहला पद है x1 ये क्या आ जाएगा, -1 और बटा 1 यानी कि -1। अब आपको देखना है कि -1 इसके अंदर होगा या नहीं। तो वो -1 कैसे देखेंगे भाई, अभी आप यहाँ चिन्ह को तो भूल जाइए। संख्यात्मक मान देखो कितना है, 1 है। संख्यात्मक मान 1 है, इसका मतलब इस बिंदु 0 से उसकी दूरी कितनी है, 1 इकाई है। जबकि त्रिज्या कितनी है, 1/2। माइनस का मतलब तो केवल दिशा से होता है ना आपका। तो जबकि त्रिज्या 1/2 है तो 0 से जो दूरी है वो 1/2, तो यहाँ तक हो गई देखो। लेकिन आपको तो एक दूरी तक जाना है तो यहाँ बाहर है ही ना वृत्त के। इसका मतलब जो x1 है पहला पद, ये इस वृत्त के बाहर स्थित है, अंदर नहीं है। अब अगर हम n का मान 2 ले लें तो जो दूसरा पद है x2, इसको देखना जरा क्या बनेगा। n का मान 2 करना भाई, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 को अगर हम देखें तो 0 से दूरी होनी चाहिए 1/2, और वो 1/2 यहाँ आ जाएगी वृत्त की परिधि पर। वृत्त के अंदर तो भी नहीं है। इसका मतलब जो x2 है ये भी प्रतिवेश में 0 के प्रतिवेश में विद्यमान नहीं है। परिधि के बिंदुओं को शामिल नहीं करते हैं, केवल अंदर के बिंदुओं को शामिल करते हैं। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें x3 की, तो x3 इक्वल टू n का मान 3 करते हैं, यहां से देखो ये आ जाएगा -1/3। अब चिन्ह को तो भूल जाइए, चिन्ह तो केवल दिशा के लिए होता है। संख्यात्मक मान देखिए 1/3 है यहाँ, 1/3 बताओ ये कहाँ आएगा भाई। 1/3 का मतलब ये होगा लगभग 0.3 ऐसा कुछ होगा ना। जबकि इसकी त्रिज्या 1/2 यानी 0.5 है। तो ये जो बिंदु आएगा इसके 0 से दूरी 0.3 होनी चाहिए, तो वो यहाँ अंदर ही आएगी ना कहीं, यानी कि जो x3 है वो इसके अंदर विद्यमान होगा। इसके बाद में जैसे आप लोग x4 करेंगे तो x4 आपके पास में जो आएगा तो अब तो और कम होती जाएगी ना, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 और नजदीक आ गया, तो वृत्त के अंदर ही होगा। x का मान 5 करोगे तो इस प्रकार से वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप लोग। आगे वाले जो भी बिंदु लेंगे वो आगे वाले जो भी पद लेंगे वो सब पद 0.5 से छोटे आएंगे, 1/2 से छोटे आएंगे सब। अब सारे ही 1/2 से छोटे हैं, इसका मतलब वो सारे बिंदु इस वृत्त के अंदर विद्यमान होंगे कहीं ना कहीं। आप देखो यानी आपने क्या देखा, इसमें केवल 2 पद थे जो इस वृत्त के अंदर विद्यमान नहीं है, और वो 2 पद कौन से हैं, x1 और x2। इन 2 के अलावा आपने देखा कि प्रत्येक पद इस वृत्त के अंदर विद्यमान है। तो इसके अंदर अनुक्रम में कुल कितने पद होते हैं, अनंत। तो इन 2 को छोड़ दीजिए, इन 2 को छोड़ने के बाद में भी तो इस अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है ना इस 0 के प्रतिवेश में। इसलिए 0 इस अनुक्रम का क्या है भाई, सीमा बिंदु है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल देखते हो। सपोज अनुक्रम इस प्रकार से -1 की पावर n इंटू 1 + 1/n। देखिए सबसे पहले तो सीमा बिंदु देखते हैं। अब सीमा बिंदु देखेंगे कैसे, n को इन्फिनिट कर दीजिए सीमा बिंदु अगर आपको देखना है तो। n को इन्फिनिट करेंगे -1 की पावर इन्फिनिट, इसके बारे में तो हमें अभी कुछ नहीं पता। वो डिपेंड करेगा कि n सम है या विषम। तो n अगर सम होगा तो +1 आ जाएगा, n अगर विषम होगा तो -1 आ जाएगा। अब इसको देखिएगा 1 + 1/∞ यानी कि 1 आ जाएगा।
और ये +1 और -1, है ना। तो देखो इसका जो सीमा बिंदु होगा ये तो -1 आएगा इसका मान, तो या +1 कोई सा भी आ सकता है। n सम हो तो +1, n विषम हो तो -1, और जबकि यहाँ से 1 आ गया, इसका मतलब आपके पास में यहाँ से दो सीमा बिंदु आ रहे हैं, -1 और +1। दोनों सीमा बिंदु होंगे, -1 भी होगा और +1 भी होगा। क्यों होगा अभी चर्चा करेंगे अपन इसकी। इसलिए अनुक्रम के जो सीमा बिंदु है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है -1 भी है और +1 भी है, दोनों ही क्या इसके सीमा बिंदु है। कैसे है देखते हैं, देखिएगा एक बार तो -1 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अब -1 का प्रतिवेश बनाएंगे, इसका मतलब -1 को त्रिज्या मान करके, -1 को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त आप लोग बना लेंगे। तो इसके अंदर, इस वृत्त के अंदर अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। कैसे होंगे देख लीजिएगा। जैसे मान लो त्रिज्या में 1/3 ले लेता, है ना, तब क्या बनेगा, और ये इधर +1 को ले लेते हैं केंद्र, और त्रिज्या इसकी सपोज 1/4 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/2 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी, और जितना छोटी कर सकते हो कर लेना, है ना। तो अब देखते हैं क्या बनता है, -1। अब सबसे पहला पद देखते हैं। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए n का मान 1 करोगे, इसमें n का मान 1 करोगे तो x1 को देखना क्या आएगा, -1, तो माइनस आ जाएगा ये तो, और 1 + 1 कितना आ गया भाई माइनस में 2। अब वृत्त के अंदर है या नहीं देखते हैं, इसके अंदर या इसके अंदर देखते हैं। देखो भाई ये आ गया 1 + 1 कितना आ गया -2। तो त्रिज्या कितनी है इसकी बात करें अपने बारे में, त्रिज्या कितनी है इसकी 1/3। तो इधर जो दूरी देखेंगे ना इसकी बाईं तरफ वो नेगेटिव में चलेगी ना। तो देखो -1 की से त्रिज्या अगर 1/2 ले ली तो -2 तो की जो दूरी है वो 1 हो गई ना, दूरी एक्चुअल में 1 हो गई, तो -2 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिज्या 1/3 ली है, तो -1 और -1/3 -4/3 आ जाएगा। इधर मैक्सिमम जो बनाएगा ये आ जाएगा -1 और +1/3, तो ये आ जाएगा -2/3, इनके बीच में आएगा ना। हाँ तो देख लेना। अब -2 इसके अंदर नहीं है, इसके बाद में आप लोग करते हैं 2 कर लेते हैं इसका मान। तो n का मान 2 कर लेंगे तो कितना आएगा, देखो दूसरा जो पद है ये आपके पास में जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी 3/2। पॉजिटिव वाले मानों को इसमें देख लो 3/2, और त्रिज्या आपने 1/4 ली है, 1/4, इसका मतलब जो 3/2 है वो तो बाहर चला जाएगा ना, बाहर चला गया, इसका मतलब वृत्त के अंदर नहीं है। अब तीसरा x3 को देख लीजिएगा। तो n का मान 3 करोगे तो ये तो माइनस, और ये आ जाएगा 1 + 1/3, ये आ गया 4/3। अब भी देखो परिधि पर ही आया, अंदर तो नहीं आया, तो नहीं आया तो नहीं आया। चौथा देख लीजिएगा x4, n का मान 4 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 + 1/4 हो जाएगा 5/4। तो इसमें भी देखो जो 5/4 है वो परिधि पर ही आएगा ना, केंद्र 1 था, त्रिज्या 1/4 ली थी, तो ये बिंदु 5/4 ही है। तो अब भी अंदर तो नहीं है, तो कोई बात नहीं। n का मान 5 करो, 5 जैसे ही करोगे तो -1 + 1/5, तो ये आपके पास में आ गया माइनस कितने 6/5। आप देख लो इसके अंदर आ गया वृत्त के 6/5, 4/3 से छोटा है ना, तो यहाँ आ जाएगी इसके अंदर बीच में कहीं ना कहीं, 1 और 4/3 के बीच में आएगा ना 6/5। देख सकते हैं आप लोग 4/3 का मतलब तो 1 पॉइंट जो भी है भाग देके देख लो ना, दोनों के बीच में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये बीच में आ गया यहाँ। अब जैसे n का मान 6 करोगे तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब इससे आगे वाले सारे बिंदु आप लोग देख सकते हैं, जो नेगेटिव होंगे वो सारे -1 के प्रतिवेश में आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव होंगे वो सारे +1 के प्रतिवेश में आएंगे। तो देखो यानी कि 4 तक के जो बिंदु n का मान जब तक आपने 4 किया तब तक कोई भी बिंदु इनके प्रतिवेश में नहीं आया, लेकिन 4 से आगे आप जैसे ही बढ़ते हैं तो जो n का मान जैसे ही विषम कर रहे हैं
तो वो बिंदु -1 के प्रतिविष्म में आ रहे हैं, और n का मान आप जैसे ही प्लस में कर रहे हैं, विषम कर रहे हैं, सम कर रहे हैं सॉरी, तो xn का जो मान है वो +1 के प्रतिवेश में आ रहा है। तो 4 से बड़े विषम अनंत होंगे और सम भी अनंत होंगे, इसलिए -1 के प्रतिवेश में भी अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है और +1 के प्रतिवेश में भी अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान है, इसलिए -1 और +1 दोनों इस अनुक्रम के सीमा बिंदु हैं।